हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रेजुएशन वाला पर। आज की वीडियो यूजी सेमेस्टर 2 के उन विद्यार्थियों के लिए बहुत खास होने वाला है जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। चाहे आपने ज्योग्राफी को मेजर में लिया हो, माइनर में लिया हो या फिर एमडीसी में लिया हो, तो आज हम यूनिट 1 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि एटमॉस्फेयर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, वायुमंडल, को बिल्कुल जीरो से समझने वाले हैं। अक्सर एग्जाम में इस चैप्टर से सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। जैसा कि ओजोन परत कहाँ है या वायुमंडल की संरचना क्या है। तो अगर आपको इस टॉपिक के फुल मार्क्स पक्के करने हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको रटाऊंगा नहीं बल्कि डायग्राम के साथ समझाऊंगा ताकि एग्ज़ाम हॉल तक आपको सब याद रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वायुमंडल एटमॉस्फेयर सेमेस्टर 2 यूनिट 1। तो ये यूनिट 1 का पार्ट है सेमेस्टर 2 में, जो कि तीनों के लिए है, एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी, ठीक है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं कि एटमॉस्फेयर कहते किसको है या वायुमंडल है क्या। तो देखिए, वायुमंडल क्या है। पृथ्वी के बाहर के परतों को वायुमंडल कहते हैं। तो सिंपल सा भाषा में वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के बाहर जो परत है, लेयर है, उसी को वायुमंडल कहते हैं। जैसा कि पता होगा कि पृथ्वी को चारों तरफ से कौन घेरा हुआ है? वायुमंडल, जो पृथ्वी की रक्षा करती है। तो उसे ही क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल के कारण सूर्योदय के 2 मिनट पहले सूर्य दिख जाता है, यानी कि वायुमंडल के कारण ही जो है सूर्य निकलने के पहले 2 मिनट पहले ही हम लोग को दिखाई पड़ जाता है। तो उसका कारण क्या है? वायुमंडल का होना। तथा वायुमंडल के अपवर्तन के कारण ही सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखता है, ठीक है। तो वायुमंडल के कारण जो है हम लोग को क्या दिखता है? 2 मिनट पहले ही सूर्य दिख जाता है। और वायुमंडल के अपवर्तन के कारण जो है सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी सूर्य दिखाई देता है, ठीक है। अर्थात वायुमंडल से दिन की अवधि बढ़ जाती है, यानी वायुमंडल से क्या होता है? दिन की अवधि बढ़ जाती है। वायुमंडल उल्का पिंड से हमारी रक्षा करती है। देखिए, वायुमंडल जो, जैसा कि हम पहले बोले कि यह पृथ्वी की रक्षा करती है, तो वायुमंडल उल्का पिंड से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। तो उल्का पिंड जो आते रहता है, जैसे कि चांद पे देखिएगा, तो चांद का जो तस्वीर आया था वहाँ पे क्या था? गड्ढा 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 कहीं कहीं पे था। तो वो किस कारण होता है? उल्का पिंड गिरने कारण। तो वहाँ पे जो है ना, चांद पे उल्का पिंड डायरेक्ट आके चांद पे गिर जाता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल जैसा कोई चीज़ है नहीं जो उल्का पिंड को ख़त्म कर दे या उसे प्लानेट पे गिरने नहीं दे। लेकिन पृथ्वी एक ऐसा प्लानेट है, एक चमत्कारी प्लानेट है जिस पे वायुमंडल जैसा चीज पाया जाता है। और वायुमंडल के कारण ही जो है पृथ्वी पे जिंदगी, जीवन संभव है। क्योंकि देखिए, अगर वायुमंडल नहीं होता पृथ्वी पे तो उल्का पिंड भी पृथ्वी पे भी आके डायरेक्ट गिर जाता। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कभी कभी आकाश में रात में कभी कभी दिखता है कि एक तारा टूटने जैसा दिखता है। तो हम लोग तो बचपन से यही सुनते हैं कि तारा टूट जाता है तो वही दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में वो तारा नहीं होता है। जो उल्का पिंड जो आता है ना दूसरे प्लेनेट से, जो पृथ्वी की तरफ आता है, उल्का पिंड जो है पृथ्वी की तरफ जब आने लगता है तो वायुमंडल को पता चलता है। वायुमंडल को पता चलता है तो वो उस उल्का पिंड को ऊपर में ही क्या करता है? जला देता है। और जलने के कारण ही हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कि ये चंद्रमा, ये तारा टूट रहा है। नहीं, तारा नहीं टूटता है, वो उल्का पिंड को जला देती है पृथ्वी पे आने से पहले। कौन? वायुमंडल। तो वायुमंडल कितना महत्व रखता है हमारे पृथ्वी के लिए, सो देख लीजिए। देखिए, वायुमंडल का करीब 99% भाग केवल नाइट्रोजन, यानी कि देखिए, तो पृथ्वी पे जो है ना, वायुमंडल में, पृथ्वी पे जो वायुमंडल है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किस गैस का मात्रा होता है? तो नाइट्रोजन का, यानी 99% मात्रा इसी का है। तो नाइट्रोजन का कितना मात्रा है? 78.8% वो नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन कितना है? 20.95% है ऑक्सीजन, सॉरी, नाइट्रोजन कितना है? 78%। और ऑक्सीजन है लगभग समथिंग मानिए 21%, ठीक है। गैसों से निर्मित है। तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के गैसों से निर्मित है। और जो बच गया जितना परसेंट, उतना अन्य गैस होता है। देखिए, तो वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसों तथा उसकी मात्रा देखिए। तो सभी गैस को देखते हैं कि वायुमंडल में
किस गैस की कितनी मात्रा है। जैसा कि गैस इधर देखिए, इधर है गैस का नाम और इधर है रासायनिक सूत्र और उसका आयतन है कि ये वायुमंडल में कितना % पाया जाता है। तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है N2, और ये पृथ्वी और ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है यानी कि 78.8। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन यानी कि O2। तो इसका कितना मात्रा है 20.95% है हमारे वायुमंडल में इसकी मात्रा। उसके बाद है आर्गन का रासायनिक सूत्र क्या आता है Ar, सिंबल है इसका Ar। तो ये कितना है 0.93% है, ठीक है। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो CO2 कितना है 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है वायुमंडल में, ठीक है। उसके बाद नियॉन बचता है, नियॉन जो नियॉन जो है 0.0018% है हमारे वायुमंडल में। तो इतना सारा गैस मिलकर 100% हो गया गैस। तो इतना सारा गैस हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, जिसमें पहले नंबर पर आता है नाइट्रोजन जो कि 78% यानी 99% भाग जो है नाइट्रोजन है, ठीक है, वायुमंडल। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर ये नहीं रहता तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये है गैसों का मात्रा हमारे वायुमंडल में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वायुमंडल का निर्माण। अब देखिए वायुमंडल का निर्माण 3 आधारभूत तत्वों अथवा संगठकों से मिलकर हुआ है। तो वायुमंडल का निर्माण 3 तत्व से हुआ है। देखिए कौन कौन से, पहला गैस, दूसरा जलवाष्प और तीसरा है एयरसॉल, ठीक है। तो गैस, जलवाष्प तथा एयरसॉल से मिलकर वायुमंडल बना हुआ है, ठीक है। अब पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से 2 प्रकार की गैसें पाई जाती है। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पे कितने प्रकार की गैस पाई जाती है। 2 प्रकार की गैस पाई जाती है। वो देखिए कौन कौन है, आगे देखते हैं। पहला है अस्थाई प्राकृतिक गैस। क्या है अस्थाई प्राकृतिक गैस? अस्थाई प्राकृतिक गैस कौन होता है? जिसका अनुपात वायुमंडल में अस्थाई रहे, वो कभी बदलता नहीं है, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और आर्गन। ये तीनों जो गैस है ना, ये प्राकृतिक का अस्थाई गैस है, ये कभी बदलता नहीं है। और दूसरा आता है अस्थाई प्राकृतिक गैस, जो परिवर्तनशील रहता है, जिसका मात्रा जो है बढ़ते रहता है, घटते रहता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं अस्थाई प्राकृतिक गैस, जैसे कि जलवाष्प हो गया, CO2 हो गया यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, O3 हो गया, ओजोन हो गया, O3 मतलब ओजोन। उसके बाद H2 यानी कि हाइड्रोजन हो गया, H यानी कि हीलियम हो गया, Z यानी कि जेनॉन हो गया। तो ये सब जो गैस है ना, ये प्राकृतिक में अस्थाई गैस है यानी परिवर्तनशील है। इसकी मात्रा जो है बढ़ते रहता है, घटते रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं और इसके अलावा जो मीथेन भी है, जेनॉन के बाद मीथेन भी है, मीथेन को नहीं देखे हैं। मीथेन जो है ये क्या है, परिवर्तनशील है यानी अस्थाई प्राकृतिक गैस है, ठीक है। अब वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात बदलता रहता है। अब जैसे वायुमंडल का जो ऊपरी परत होता है ना, वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात जो है बदलता रहता है। जैसे CO2 एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है एवं O2 की मात्रा 120 किलोमीटर ऊंचाई पर नगण्य हो जाती है, यानी 120 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने के बाद जो है ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ठीक है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% तक होती है। तो वायुमंडल में जलवाष्प की कितनी मात्रा होती है? तो 0 से लेकर 4%। ये अस्थाई नहीं है, 0 से लेकर 4% के बीच में ही रहता है। 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, मैक्सिमम 4 होगा और मिनिमम 0। जीरो से नीचे क्या जाएगा। उसके बाद जलवाष्प पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती है। जलवाष्प जो है पृथ्वी के लिए क्या काम करती है? कंबल का कार्य करती है तथा पृथ्वी को न ही अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडा होने देती है। यानी ये जो है ना जलवाष्प पृथ्वी को क्या करती है? संतुलित रखती है, ठीक है। ये संतुलित रखने का कार्य करती है। जलवाष्प के कारण ही ओस, कोहरा, बादल बनते हैं। तो जलवाष्प ही ऐसा कारण है जिसके कारण जो है ओस बनता है, कोहरा बनता है या बादल बनता है, और बादल बनता है तो बारिश होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंद्रधनुष तथा प्रभामंडल, हैलो, इसको हेलो बोलते हैं। इंद्रधनुष तथा प्रभामंडल जैसे मनोरम आकाशीय दृश्य भी जलवाष्प के कारण ही दिखाई देते हैं। तो जलवाष्प बहुत महत्वपूर्ण है हमारे वायुमंडल यानी पृथ्वी के लिए, वायुमंडल और पृथ्वी के लिए। वायुमंडल में निलंबित कणकीय पदार्थ तथा तरल बूंदों पर सम्मिलित रूप को एरोसॉल कहते हैं। अच्छा, उसमें पढ़े थे ना कि वायुमंडल 3 प्रमुख तत्व से बना है, उसमें तीसरा तत्व क्या था? एरोसॉल था। एरोसॉल क्या होता है ये देखिए, वायुमंडल में निलंबित कणकीय पदार्थ तथा तरल बूंदों पर सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? एरोसॉल कहते हैं। तो एरोसॉल समझ गए। एरोसॉल अथवा धूलकण आर्द्रता ग्राही नाभि की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं
आगे आगे वाला पॉइंट क्या है, जब वायुमंडल में उपस्थित एरोसॉल का संपर्क SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों से हो जाता है तो धूप कोहरे का निर्माण होता है। तो धूप और कोहरे का निर्माण कैसे होता है, जब वायुमंडल में उपस्थित एरोसॉल का संपर्क सल्फर डाइऑक्साइड जैसी यानी SO2 जैसी गैसों से हो जाता है तो धूप कोहरे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं। तो आगे क्या है, आगे है वायुमंडल की संरचना। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की और संरचना की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वायुमंडल अलग अलग घनत्व और तापमान वाली विभिन्न परतों से बना होता है। तो वायुमंडल का परत अलग अलग है, इसका कुल 4 परत है। ठीक है, 4 या 5 भी बोल सकते हैं, आगे डायग्राम के साथ देखेंगे। अभी देखिए क्या क्या है। आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से वायुमंडल की ऊंचाई 16 से 29,000 किलोमीटर तक का अध्ययन किया गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम 29,000 किलोमीटर तक का अध्ययन किया गया है वायुमंडल का। किंतु सागर तल से 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक का वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, सागर तल से 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक का वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद है पृथ्वी के सतह के पास वायुमंडल का घनत्व अधिक होता है। तो जो पृथ्वी का सतह है ना, वहाँ पे जो वायुमंडल का घनत्व सबसे अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता जाता है। तो वायुमंडल का जो घनत्व पृथ्वी से जैसे जैसे दूर जाता है ना, उसका घनत्व कम होते जाता है। ठीक है, ये डायग्राम है ये। चलिए आगे आते हैं वायुमंडल की परत। अब बात करते हैं वायुमंडल की परत पे। तो इसमें आपको 4 भाग दिख रहा होगा। तो वायुमंडल के कितने परत है, क्षोभ मंडल हो गया एक, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल। ये 4 होता है और ताप मंडल में ही 2 गो होता है। देखिए, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो आप अगर आप ताप मंडल को नहीं पढ़े, सीधा ऐसे पढ़ेंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा ना परत, लेकिन एक्चुअल में 5 परत नहीं है। ठीक है, 4 ही परत है। एक टोरोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेजोस्फेयर और तापमंडल जो है, तापमंडल में 2 गो आता है, लोनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, यानी कि आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो तापमंडल में 2 गो होता है। ठीक है, तो कुल मिला के 4 गो हुआ। अगर कहीं कहीं पे 5 भी मिलता है तो आप अगर ये तापमंडल को हटा के डायरेक्ट आयन मंडल 4 नंबर पे और 5 नंबर पे बाह्य मंडल, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं 4 भी सही होगा, 5 भी सही होगा। 4 कब सही होगा, तो 4 आपको बताना होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापमंडल जो है ना, उसमें 2 गो होता है, आयन मंडल, बाह्य मंडल। और आप 5 को बताइएगा तो सीधे बोलिएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो कुल कितने परत होता है, 4 परत होता है। चलिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापमंडल। तापमंडल में 2 होता है, आयन मंडल तथा बाह्य मंडल। देखिए ये इसका डायग्राम है, एक लाइन से देखिए ये क्या है, इसको देखिए अच्छे से। वायुमंडल की परतें, तो वायुमंडल की परत दिया हुआ है। पहले सबसे नीचे क्या है पृथ्वी पे, वायुमंडल में सबसे नीचे क्या है, क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल, उसके बाद है मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और बाह्य मंडल। देखिए इसमें अलग अलग दिया गया, तो ये दोनों को मिला के क्या कहते हैं, तापमंडल कहते हैं ना इसको, इसमें दिया है। तो देखिए जो भी मौसमी प्रक्रिया होता है ना, वो क्षोभ मंडल में होता है। देखिए क्षोभ मंडल में चिड़िया, ठीक है, बादल बनना, बारिश होना, वायुमंडल, ये घटना जितना भी होती है सब किसमें होता है, क्षोभ मंडल में। सबसे ज़्यादा घनत्व इसी का होता है। ग्रीन हाउस का प्रभाव भी क्षोभ मंडल में ही होता है, जिसमें हम लोग रहते हैं क्षोभ मंडल में। ठीक है, उसके ऊपर आता है समताप मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल का ऊंचाई कितना है, धरती से ऊपर 18 किलोमीटर तक है। ठीक है, उसके बाद क्या प्रारंभ हो जाता है, समताप मंडल। देखिए समताप मंडल जो है, समताप मंडल टेम्परेचर, इसमें जो टेम्परेचर है ना, हमेशा एक इक्वल रहता है, सेम रहता है, मौसमी घटनाएं नहीं होता है। इसलिए देखिएगा ना, इसको वायुयान चलाने के लिए सबसे अच्छा मंडल माना जाता है। तो जो भी हेलीकॉप्टर या जहाज चलता है ना, सबसे पहले उड़ता तो ये है क्षोभ मंडल से, लेकिन ये जब तक क्षोभ मंडल में रहता है ना, तब तक खतरा रहता है हेलीकॉप्टर या जहाज को। तो ये जल्दी से पायलट सोचते हैं कि जल्दी से इस मंडल में आ जाए। तो इसमें कोई खतरा, किसी भी प्रकार का खतरा नहीं रहता है, ना इसमें मौसमी घटना होता है और ना ही किसी चीज़ से टकराने का भी डर रहता है। चिड़िया विड़िया भी इसमें नहीं उड़ता है, तो सब क्षोभ मंडल में ही रहता है ना। तो यहाँ जाने के बाद कभी कभी देखते हैं ना कि हेलीकॉप्टर कभी कभी बाहर दिखता है, कभी कभी सिर्फ आवाज़ आता है, वो अंदर में रहता है, सब कहता है कि भीतरिया जहाज है। तो वैसा नहीं रहता है, वो क्या रहता है, समताप मंडल में चला जाता है, जिसके कारण हम लोग को दिखाई नहीं देता है, सिर्फ आवाज़ सुनाई देता है। समताप मंडल है, तो समताप मंडल का ऊंचाई कितना है, 19 किलोमीटर से लेके 19 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक इसका ऊंचाई है। ठीक है,
और उसके बाद आता है आपका मध्य मंडल। तो मध्य मंडल का जो ऊंचाई है ना 51 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक होता है। देखिए यहाँ है ना 80 किलोमीटर तक, यानी कि 50 तक ही है, तो ये 51 से 80 किलोमीटर होगा। क्लोरोफ्लोरो से ओजोन लेयर नुकसान पहुंचा रहा, तो इसमें ओजोन लेयर पाया जाता है जो नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बाद मध्य मंडल हो गया। उसके बाद आता है आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल में क्या पाया जाता है? रेडियो तरंग परावर्तन होती है, पराबैंगनी किरण भी इसमें आता है। ठीक है, किसमें? आयन मंडल में। और इसका ऊंचाई कितना है? 81 होगा, 81 से 640 किलोमीटर है। और उसके ऊपर आते हैं सबसे ऊपर तो बाह्य मंडल। अब बाह्य मंडल की अगर बात किया जाए तो बाह्य मंडल देखिए, तो बाह्य मंडल जो है शायद सबसे गर्म मंडल होता है। इसमें देखिए हीलियम पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और पराबैंगनी किरण दोनों में पाया जाता है। ठीक है, आयन मंडल में और बाह्य मंडल, यानी इसी को तापमंडल कहते हैं, तापमंडल कहते हैं। ठीक है, हो गया। तो ये इतना है इसका परत, वायुमंडल का परत है, यहाँ पृथ्वी है। ठीक है, तो चलिए सबको एक एक करके विस्तार में देख लेते हैं। पहले क्षोभ मंडल, यानी कि क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर क्या है इसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, जैसा कि आपने देखा। इसकी ऊंचाई 7 से 14 किलोमीटर तक होती है। ध्रुवों पर यह 8 किलोमीटर ऊंचा होता है तथा विषुवत वृत्त 18 किलोमीटर तक ऊंचाई पर विस्तृत है। यानी उसमें जो हम लोग देखे हैं ना ऊंचाई, तो ऊंचाई किस चीज़ में देखे हैं? विषुवत वृत्त में देखे हैं ऊंचाई को। ठीक है, 18 किलोमीटर तक ऊंचाई पर विस्तृत है। इसी मंडल में सभी जीव जंतु रहते हैं। तो हम लोग और जितने भी जीव जंतु किस मंडल में रहते हैं? क्षोभ मंडल में। ठीक है, उसके बाद समस्त मौसम संबंधी घटनाएं, जैसे कि वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, बादल, ओस, पाला, हिमवर्षा, बादलों की गरज, आंधी तूफान, तड़ित झंझावात, चक्रवात, ये जितना भी मौसमी घटना है ना, यह इसी में होता है, क्षोभ मंडल। उसके बाद जो भी मंडल है उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई घटना नहीं होता है, मौसमी घटना। ठीक है, उसके बाद इस मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं। इसमें संवहनी धारा चलती है, अतः इसे हम संवहन मंडल भी कहते हैं। तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है। उसके बाद इसे विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। तो इसको इसके साथ साथ और क्या कहा जाता है? संवहन मंडल भी कहते हैं, विक्षोभ मंडल भी कहते हैं और क्षोभ मंडल भी कहते हैं। तो इसका कुल 3 नाम है। ठीक है, अब आगे आते हैं। इस परत का ट्रोपोस्फेयर के रूप में नामकरण टिजरेंस डी बोट ने किया था। तो ट्रोपोस्फेयर इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? क्षोभ मंडल का इंग्लिश क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर। तो इस ट्रोपोस्फेयर शब्द जो किसने दिया था, ये जो नामकरण है वो टिजरेंस डी बोट ने किए थे। ठीक है, क्षोभ मंडल का अंग्रेजी में। उसके बाद वायुमंडल की समस्त गैसीय द्रव्यमान का लगभग 75% क्षोभ मंडल में ही केंद्रित है। ठीक है, वायुमंडल की समस्त गैसीय द्रव्यमान किसमें है? 75% क्षोभ मंडल में ही है। ठीक है, उसके बाद क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर जेट स्ट्रीम नाम की हवा चलती है। तो ये पॉइंट देख लीजिए, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर जेट स्ट्रीम नाम की हवा चलती है, जिसकी चाल बहुत ही ज़्यादा होती है। उसके बाद प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। तो हम लोग जो पृथ्वी से 165 ऊपर जाते हैं ना, तो हर 165 मीटर की दूरी में क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है यानी तापमान कम हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक 165 मीटर पर। उसके बाद क्या है? उसके बाद है तापमान में गिरावट की इस दर को सामान्य पतन या ह्रास कहते हैं। यानी प्रत्येक 165 मीटर पे जो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान डिक्रीज होता है, यानी कि कम होता है, उसको क्या कहते हैं? तापमान में गिरावट की इस दर को सामान्य पतन या ह्रास कहते हैं। तो कोई एग्जाम में भी आ सकता है, सामान्य पतन या ह्रास क्या है? तो सामान्य पतन या ह्रास उसे कहते हैं जब पृथ्वी से ऊपर जाने पर प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है, उसे ही सामान्य पतन या ह्रास कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्षोभ सीमा। अब क्षोभ सीमा क्या है? क्षोभ मंडल के ऊपर 1.5 किलोमीटर पट्टी को क्षोभ सीमा कहते हैं। जो जहाँ क्षोभ मंडल खत्म होता है ना, वहाँ के जस्ट 1.5 किलोमीटर ऊपर के पट्टी को क्षोभ सीमा कहते हैं, यानी ट्रोपो लाइन कहते हैं। इसके ऊपर समताप मंडल प्रारंभ हो जाता है। तो क्षोभ सीमा के बाद जो है क्या हो जाता है? समताप मंडल प्रारंभ हो जाता है। तो समताप मंडल और क्षोभ मंडल को कौन अलग करता है? क्षोभ सीमा। ठीक है, क्षोभ मंडल समताप मंडल से क्षोभ सीमा द्वारा अलग होता है। ठीक है, समझ गए। अब दूसरा आता है, दूसरा क्या आता है? समताप मंडल, यानी कि स्टेरोस्फेयर। ठीक है, तो समताप मंडल क्या है? क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहते हैं, यानी दूसरा नंबर परत है ये। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है।
इसी में 30 से 40 किलोमीटर के ऊंचाई पर ओजोन यानी कि O3 परत पाया जाता है, जो पराबैंगनी किरणों को रोक देता है, जिससे पृथ्वी पर गोरे लोगों को चर्म कैंसर नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद है समताप मंडलों में कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता। तो मौसम परिवर्तन या जो भी घटना है कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। उसके बाद तो किसी मंडल में होता नहीं है। और ना ही टेम्परेचर बदलता है, इसमें टेम्परेचर भी सेम रहता है, जिस कारण इसे वायुयान चलाने के लिए अच्छा माना जाता है। इसी मंडल में वायुयान चलाया जाता है, जैसा कि हम थोड़ा देर पहले बात किए थे। ओजोन की मोटाई को डॉप्स में मापते हैं। तो ओजोन की मोटाई को किस में मापा जाता है? डॉप्स में। इसकी मोटाई का कम हो जाना क्षरण कहलाता है। तो ओजोन की मोटाई का कम होना क्या कहलाता है? क्षरण। तो अभी के समय में जो ओजोन परत है उसका क्षरण बहुत तेजी से हो रहा है। तो इसके क्षरण का मतलब क्या होता है? इसका मोटाई कम होना। ठीक है। और इसके ओजोन की मोटाई को डॉप्स में मापा जाता है। ठीक है। उसके बाद पहला तथा दूसरा ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में देखा गया। तो हमारे जैसा कि पता है कि अब हमारे ओजोन में छिद्र हो चुका है। पहला तथा दूसरा ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में देखा गया। समताप सीमा, अब देखिए जैसे क्षोभ सीमा था वैसे ही समताप सीमा है। तो अब समताप सीमा जो है समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करेगी। देखिए तो समताप सीमा क्या है? समताप मंडल की ऊपरी 1.5 किलोमीटर के मोटाई को समताप सीमा कहते हैं। इसके ऊपर मध्य मंडल आ जाता है, यानी मध्य मंडल और ये समताप मंडल को अलग करता है समताप सीमा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा मंडल, कौन सा है आपका? ये वाला, एक मिनट देखिए, ये बीच बीच में क्या हो जाता है। हाँ चलिए, उसके बाद क्या आता है? समताप मंडल के बाद आ जाता है आपका मध्य मंडल। ठीक है। तो मध्य मंडल क्या है? ये देखिए, यह 80 किलोमीटर के ऊंचाई पर होता है। ठीक है। ये तीसरा मंडल है। यह सबसे ठंडा होता है। मध्य सीमा मध्य मंडल के ऊपरी 1.5 किलोमीटर मोटाई को मध्य सीमा कहते हैं। इसके ऊपर आयन मंडल आ जाता है। तो आयन मंडल में, मध्य मंडल में ज़्यादा कुछ नहीं है ये। अब आगे आते हैं। आगे है ताप मंडल। ताप मंडल में दो गो होता है। पहला आयन मंडल। तो आयन मंडल को देखते हैं। यह 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इसमें कास्मिक की किरणें पाई जाती है। ठीक है। इस मंडल में रेडियो तरंगें टकरा कर वापस चली जाती है, अतः यह संचार के लिए अच्छा होता है। तो संचार के लिए सबसे अच्छा मंडल कौन सा है? तो ताप मंडल का आयन मंडल। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अंतरिक्ष स्टेशन, ध्रुवीय उपग्रह, सभी ये सब कहाँ पाया जाता है? ये सब जो है आयन मंडल में ही पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आयन मंडल को कई परतों में बांटा जाता है। तो आयन मंडल के ना कुछ परत होते हैं। सो देखिए, पहला परत होता है आपका डी परत, डी लेयर। इस परत के द्वारा निम्न आवृत्ति वाले रेडियो तरंग को पृथ्वी की ओर परावर्तित किया जाता है। उसके बाद दूसरा आपका आ जाता है ई परत। अब ई परत क्या है? तो ई लेयर है। यह परत मध्य एवं उच्च आवृत्ति वाले रेडियो वेव को पृथ्वी की ओर परावर्तित करता है। इसे केनली हेविसाइड परत भी कहा जाता है। ठीक है, ई परत को। उसके बाद आता है एफ एवं जी परत। एफ एवं जी परत, यह परत सभी प्रकार के रेडियो वेव को पृथ्वी की ओर परावर्तित करता है, यानी भेजता है। इसे एप्लीटन परत भी कहा जाता है। ठीक है। नोट में अगर देखें तो नोट में क्या है तो देखिए, अरोरा ओरियोलिस तथा अरोरा बोरियोलिस नामक रंगीन प्रकाश आयन मंडल में देखे जाते हैं। प्रकाश आयन मंडल में ही दिखाया जाता है। क्या? अरोरा ओरियोलिस तथा अरोरा बोरियोलिस जो नामक रंगीन प्रकाश है वो आयन मंडल में ही देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद आता है कार्बन रेखा। तो वायुमंडल इसी में पाया जाता है। आयन मंडल में कार्बन रेखा। वायुमंडल में 100 किलोमीटर की ऊंचाई को कार्बन लाइन कहा जाता है। यह अंतरिक्ष की सीमा होती है। ठीक है, यह अंतरिक्ष की सीमा होती है। ठीक है। उसके बाद आयन सीमा। तो अब आयन सीमा आप समझ गए होंगे कि आयन सीमा जो है मध्य मंडल क्या है, आयन मंडल को वायुमंडल से अलग करेगी। देखिए, तो आयन सीमा, आयन मंडल के ऊपरी 1.5 किलोमीटर मोटाई को आयन सीमा कहते हैं। इसके बाद बहिर्मंडल प्रारंभ हो जाता है। तो अब चलिए, अब आते हैं तापमंडल का दूसरा मंडल बहिर्मंडल पे, यानी कि इक्सोस्फीयर पे। ठीक है। तो ये है, यह 600 क्या है, यह 640 किलोमीटर के बाद होता है। यह सबसे गर्म मंडल है। संचार उपग्रह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। बहिर्मंडल में जो है संचार उपग्रह छोड़ा जाता है। इस मंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता होती है। बहिर्मंडल सबसे बड़ा होता है, अतः इसे आयतन मंडल भी कहते हैं। तो बहिर्मंडल को और किस नाम से जाना जाता है? तो आयतन मंडल से भी जाना जाता है। यहाँ पर वायु का घनत्व, बहिर्मंडल में यहाँ पर वायु का घनत्व अत्यंत कम होता है, जिसके कारण यह नीहारिका जैसा प्रतीत होता है। यहाँ पर तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है, यानी यह सबसे गर्म होता है। ठीक है। अब नोट की अगर बात किया जाए इसका,
तो देखिए क्या है, बहिर्मंडल तथा आयनमंडल को मिलाकर तापमंडल का निर्माण होता है। जैसा कि हम बताए ही है, तो कुल मिला के कितना मंडल है, 4 ही होता है। चौथा में जो है ना, चौथा का 2 भाग होता है। तापमंडल यानी तापमंडल का 2 भाग होता है, बहिर्मंडल तथा आयनमंडल। ठीक है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार वायुमंडल को 2 भागों में या 2 परतों में बांटा जाता है। तो 2 परत में कौन कौन सा बांटा जाता है, देखिए पहला सममंडल यानी कि होमोस्फीयर। तो इसमें कौन कौन सा आता है, इसमें आता है, देखिए इसमें भारी गैसों की अधिकता होती है, यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यानी इसमें कौन कौन सा आएगा, क्षोभमंडल और समताप मंडल। ठीक है। तथा मध्यमंडल आएगा, तीनों आएगा ना। क्षोभमंडल 18 किलोमीटर तक, और ये समताप मंडल कहाँ कहाँ तक था, 50 किलोमीटर तक, और मध्यमंडल 80 किलोमीटर तक। यानी 80 किलोमीटर तक सममंडल होता है, तो 80 किलोमीटर तक कौन कौन सा आता है, क्षोभमंडल, समताप मंडल तथा मध्यमंडल। अब जो बच गया सो किस में आएगा, विषम मंडल में आएगा। अब दूसरा क्या है, विषम मंडल। ठीक है। तो विषम मंडल में क्या है, विषम मंडल, इसमें हल्की गैसों की अधिकता होती है, ये 80 किलोमीटर के ऊपर पाई जाती है। तो ऊपर कौन कौन सा पाया जाता है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन कौन सा मंडल पाया जाता है, इसमें आयन मंडल तथा तापमंडल, यानी कि आयन मंडल, और ये क्या होगा, बाह्य मंडल होगा। ठीक है। उसके बाद इसमें 4 परतें पाई जाती हैं। ठीक है। तो इसमें 4 परत पाया जाता है, और इसमें 3 परत पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है आणविक नाइट्रोजन परत। अब आणविक नाइट्रोजन परत क्या है, इसको देखते हैं। तो आणविक नाइट्रोजन परत कहाँ से कहाँ तक होता है, 90 से 200 किलोमीटर ऊपर होता है। ठीक है। ये क्या होता है, नाइट्रोजन अणुओं की प्रधानता होती है, इसमें नाइट्रोजन अणुओं की प्रधानता होती है। ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा आणविक ऑक्सीजन परत। अब आणविक ऑक्सीजन परत क्या है, ये भी देख लीजिए। तो आणविक ऑक्सीजन परत 200 से 1000 किलोमीटर तक होता है। ऑक्सीजन अणुओं की, इसमें ऑक्सीजन अणुओं की प्रधानता होती है। ठीक है। उसके बाद है हीलियम परत। तो ये जो है 1100 से 3500 किलोमीटर तक होता है, हीलियम के अणुओं की प्रधानता होती है इसमें। ठीक है। आणविक हाइड्रोजन परत 3500 किलोमीटर से वायुमंडल की ऊपरी सीमा तक रहती है। ठीक है। हाइड्रोजन अणुओं की प्रधानता है इसमें। ठीक है। अब आते हैं, देखिए तो यूनिट 1 कुल इतना ही था सौर वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल आप लोग को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अभी इसके बाद इसका यूनिट 1 का बी पार्ट है। तो बी पार्ट इसके अगले वीडियो में देखेंगे क्या है, सौर विकिरण यानी कि आइसोलेशन है ये। तो यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है, एक एटमॉस्फेयर पढ़ना है और एक आइसोलेशन पढ़ना है। तो एटमॉस्फेयर पूरा हो चुका है, इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे आइसोलेशन पे यानी कि सूर्यताप पे। तो अब आपको आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा वायुमंडल कि वायुमंडल क्या है, इसमें कितने परत होता है, वायुमंडल हमारे लिए क्यों जरूरी है, और ये चमत्कारी कैसे है हमारे पृथ्वी के लिए, सब चीज़ आपको पता चल गया होगा। और इसमें कितने परत है ये भी पता चल गया होगा क्या, और वायुयान उड़ाने के लिए कौन सा परत सही होता है ये भी पता चल गया होगा। तो आई थिंक आपको वायुमंडल के बारे में सारा चीज़ पता चल गया होगा, और यहाँ पे कौन कौन से गैस भी पाए जाते हैं ये भी आपको बता दिए। तो अब आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा कि पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, ये भी हो गया। तो आशा करते हैं आपको पूरा पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा एटमॉस्फेयर। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आइसोलेशन वाला पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।